हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? बढ़िया हैं। चलिए, आज का टॉपिक है कूलॉम्स लॉ। आज का जो टॉपिक है वो है कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ। प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस किए थे व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज है क्या, प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टीज, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, सारे टॉपिक पे इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है उस पे सारे टॉपिक पे डिस्कस हो चुका था। प्रीवियस लेक्चर में हम आप पढ़े थे, हम बताए थे आपको, आप जानते भी हैं कि जो चार्ज होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। आप ये भी जानते हैं कि पॉजिटिव पॉजिटिव, निगेटिव निगेटिव, या पॉजिटिव और निगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव, निगेटिव निगेटिव और पॉजिटिव निगेटिव। जब दोनों लाइक चार्ज होते थे, पॉजिटिव पॉजिटिव, निगेटिव निगेटिव, इनके बीच जो फोर्स लगता था क्या लगता था? रिपल, अनरिपल्सन होते थे। और जैसे ही अनलाइक चार्ज होता था, पॉजिटिव निगेटिव या निगेटिव पॉजिटिव, इनके बीच जो फोर्स लगता था वो क्या लगता था? अट्रैक्शन। यानी जब टू चार्ज होते हैं, टू स्टेशनरी पॉइंट चार्ज होते हैं, तो उनके बीच या तो रिपल्सन लगता है या अट्रैक्शन लगता है। जब लाइक चार्ज होते हैं तो रिपल्सन लगता है, और जब अनलाइक चार्ज होते हैं, जब नेचर इनके अपोजिट होते हैं, तो इनके बीच जो फोर्स लगता है वो क्या लगता है? अट्रैक्शन होता है। यानी टू स्टेशनरी पॉइंट चार्ज के बीच जो फोर्स एक्ट होता है, उसी फोर्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए कूलॉम्स सर ने एक रूल दिया। इसी रूल का डिस्कस हम इसमें करेंगे। बहुत इजी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि इसी सब आपकी टॉपिक अब धीरे धीरे एक दूसरे से कोरिलेट होती चली जाएगी। तो टू स्टेशनरी पॉइंट चार्ज के बीच जो फोर्स लगता है, यानी जो फोर्स रिपल्सन और अट्रैक्शन, द फोर्स अट्रैक्शन और रिपल्सन विच इज नोन एज इलेक्ट्रिक फोर्स, यानी इसको हम इलेक्ट्रिक फोर्स भी कहते हैं। उस इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए ही कूलॉम्स ने एक लॉ दिया। आइए उस लॉ पे डिस्कस करते हैं। हम जानते हैं कि अगर टू स्टेशनरी पॉइंट चार्ज हो, Q1 और एक हो गया आपका Q2, दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं और इनके बीच की डिस्टेंस क्या है? R है। अब यहां पे देखिए दोनों सेम चार्ज हैं। अब होता क्या है कि दोनों का नेचर सेम है। अब Q2 की वजह से Q1 पे जो फोर्स लगेगा, यानी फोर्स ऑन Q1, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, यानी फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2, तो इस पे जो फोर्स होगा वो क्या होगा? 1 पे लग रहा है 2 की वजह से, यानी फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू चार्ज Q2। ऐसे ही Q1 की वजह से जब इस पे फोर्स लगेगा तो इस पे हो जाएगा फोर्स ऑन 2 ड्यू टू Q1। तो इन दोनों के बीच रिपल्सन होगा। जब रिपल्सन होगा दोनों एक दूसरे से दूर जाएंगे, यानी एक दूसरे से फार होंगे। ऐसे ही अगर यहाँ पे हम प्लस Q1 चार्ज ले लिया जाए और डिस्टेंस आपका R ही हो, और यहाँ पे हम चार्ज ले रहे हैं Q2 माइनस में, तो अब क्या होगा कि Q1 पे जब Q2 की वजह से फोर्स लगेगा, यानी फोर्स ऑन Q1, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, तो यह अट्रैक्ट होगा। क्या होगा? अट्रैक्ट होगा, तो इसके नीचे जाएगा। ऐसे ही चार्ज Q2 पर जब Q1 की वजह से लगेगा, यानी फोर्स ऑन 2 चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q1, तो ये आपस में अट्रैक्शन होगा। अब यही हो गया कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू स्टेशनरी चार्ज, बिटवीन टू स्टेशनरी चार्ज इज, यानी इन दोनों चार्जों के बीच कूलॉम्स ने बताया कि टू स्टेशनरी पॉइंट चार्ज के बीच लगने वाला अट्रैक्शन या रिपल्सन जो होते हैं क्या होते हैं? इज। अब इन दोनों के बीच जो लगने वाला फोर्स F है, क्या होता है? F प्रोपोर्शनल, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मल्टीपल्स ऑफ चार्ज Q1 एंड
Q2 यानी दोनों चार्जों के मैग्नीट्यूड्स के मल्टीपल, दोनों चार्जों के मैग्नीट्यूड, यहाँ -Q1 है +Q1 है -Q2 है, तो इनका मैग्नीट्यूड जब ले लेंगे तो Q1 Q2 हो जाएगा, यानी मॉड Q1 और Q2 के मल्टीपल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, या इसी को हम लिख सकते हैं या प्रोपोर्शनल टू Q1 और Q2, इसको हम ले लेते हैं फर्स्ट, यानी फर्स्ट है, पहला डिपेंड करता है, यानी दोनों चार्जों के बीच लगने वाला जो अट्रैक्शन और रिपल्सन है यह क्या होता है, इन दोनों के मैग्नीट्यूड पे भी डिपेंड करता है, दोनों के मैग्नीट्यूड के मल्टीपल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सेकेंड, इन दोनों के बीच जो लगने वाला अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स F है, इन दोनों के बीच की दूरी के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी F प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, यानी F क्या हो गया 1/r स्क्वायर। अब इसको हम ले लेते हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि एग्जांपल के तौर पे अगर मान लिया जाए कि कोई एक चार्ज है, यानी Q1 Q2, मान लीजिए यहाँ पे Q1 और Q2 है, और पहले इस पे जो फोर्स लग रहा है वो कितना है F, तो इसको हम क्या लिखेंगे, F प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। अब जैसे ही इसके डिस्टेंस को हमने 2 गुना बढ़ा दिया, यानी 2 टाइम्स कर दिया, तो उस कंडीशन में जो फोर्स होगा F प्रोपोर्शनल टू क्या होगा 2r का स्क्वायर करेंगे, यानी r स्क्वायर 2r का कितना हो गया 4r स्क्वायर, इन दोनों का इसको मान लेते फोर्स क्या हो गया F डैश, जैसे हमने 2 टाइम्स किया उसका वैल्यू क्या हो गया F डैश, तो जब दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो जो F डैश की वैल्यू मिलेगी क्या मिलेगी F/4, यानी जो न्यू फोर्स होगा वो पहले का 1/4 भाग होगा, पहले का 1/4 भाग होगा। ऐसे अगर 3 टाइम्स कर दिया जाए पहले का 1/9 पार्ट होगा, तो यह जैसे जैसे हम डिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे फोर्स डिक्रीज होगा। अब इसको हम ग्राफ द्वारा ही बता सकते हैं, अगर मान लिया जाए कि यह फोर्स आपका F है और ये R है, F और R में क्या रिलेशन होता है, जब आपका मिनिमम होगा डिस्टेंस तो फोर्स मैक्सिमम होगा, और जैसे जैसे फोर्स आप बढ़ाते जाएंगे ऐसे ऐसे यह भी धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। तो ये हो गया F और R के बीच का रिलेशन, यानी F प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। अब इन दोनों, यानी यही दो चीज डिपेंड करता है, इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है, अट्रैक्शन और रिपल्सन जो होता है, यह इन्हीं 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। अब इन दोनों को अगर मिला दिया जाए तो अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो क्या मिल जाएगा F प्रोपोर्शनल Q1 Q2/r स्क्वायर। अगर इन दोनों को मिला दिया जाए क्या मिलेगा F प्रोपोर्शनल Q1 Q2/r स्क्वायर। अब आप ये भी जानते हैं, ये आपका कूलम्ब ला है F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/r स्क्वायर। अब यहाँ पे जैसे ही हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं, ध्यान रखिएगा, जैसे ही प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं वैसे ही यहाँ पे एक K आता है, इस मान के ले लेते हैं K Q1 Q2/r स्क्वायर, कूलम्ब ला है, जहां पे K वेयर K इक्वल टू प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, वेयर K इज प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू वेयर K क्या है प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू K की वैल्यू क्या करता है डिपेंड ऑन द मीडियम, और जिसकी वैल्यू मीडियम पे डिपेंड करता है। अब यहां मान लिया जाए कि इफ चार्जेस are placed in vacuum या एयर या फ्री स्पेस वैक्यूम में रखा जाए या फ्री स्पेस में रखा जाए, देन K इक्वल टू जो हो जाएगा, देन K इक्वल टू जो होगा वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। K इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको इरेज करते हैं। जब K इक्वल टू 1/4 पाई, K इक्वल टू हो गया 1/4 पाई
एप्सिलॉन नॉट और इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है। वेयर एप्सिलॉन इक्वल टू क्या है, ये है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जहां पे क्या है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एप्सिलॉन नॉट। अब यह वैल्यू जब हम यहाँ पे रखेंगे तो हमें फोर्स क्या मिल गया, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r स्क्वायर। यह टू चार्ज के बीच लगने वाला ट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स होता है, इसको हम कहते हैं एप्सिलॉन नॉट, यानी इसको हम बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट या जीरो भी कह सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट या जीरो भी कहते हैं। F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़े हैं कि लाइट की रेज क्या होती है, फ्री स्पेस में मैक्सिमम होती है, और जैसे ही मीडियम चेंज होता है ऐसे ही उसकी क्या होती है, धीरे धीरे स्पीड चेंज होती जाती है। तो सेम कंडीशन ऐसे भी होती है कि प्रत्येक पार्टिकल्स की एक इलेक्ट्रिसिटी डेवलप करने की एक कैपेसिटी होती है, डेवलप करने की एक कैपेसिटी होती है। तो जैसे ही मीडियम चेंज होता है, मीडियम के अकॉर्डिंग वह इलेक्ट्रीफाइड होता है। तो इलेक्ट्रीफाइड उसी को हम कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो गया F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r स्क्वायर। यह उस कंडीशन में फोर्स है जब हम चार्ज को कहाँ रखे हैं, फ्री स्पेस में है, एयर में है या फिर वैक्यूम में है। जब एयर में, वैक्यूम में या फ्री स्पेस में होगा तो उस कंडीशन में लगने वाला फोर्स क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r स्क्वायर। यही कूलॉम का नियम है। अब हम देखते हैं इसमें कि कोई जरूरी तो है नहीं कि चार्ज हमेशा कहाँ होगा, फ्री स्पेस में हो या फिर एयर में हो। हम इसे किसी मीडियम में भी रख सकते हैं, जैसे पेपर्स हो सकता है, वाटर्स हो सकता है, आयल्स हो सकते हैं, ग्लास हो सकते हैं, एनीवन। हम ऐसे जगह भी हम चार्ज, स्टेशनरी पॉइंट चार्ज है ना, पॉइंट चार्ज आप कहीं रख देंगे। आइसोलेटेड, जैसे इंसुलेटर और कंडक्टर में डिफरेंट यही है। कंडक्टर में क्या होता है, चार्ज फ्लो होता है, लेकिन इंसुलेटर में जैसे हम चार्ज देते हैं तो वहां पे वो चार्ज जाके क्या होता है, बॉन्डिंग हो जाती है, उसको कहते हैं बॉन्डिंग चार्ज। उसको क्या कहते हैं, बॉन्डिंग चार्ज। और जो कंडक्टर होते हैं उसमें चार्ज फ्री होते हैं तो उसको हम फ्री चार्ज कहते हैं, वो मोशन करता है। कंडक्टर में चार्ज फ्रीली मोशन कर सकते हैं, इजीली मोशन कर सकते हैं, लेकिन इंसुलेटर में ऐसा नहीं होता है। तो इसमें अगर चार्ज हम ग्लास को भी दे सकते हैं, जाएगा, लेकिन वही जगह क्या होगा, बॉन्डिंग हो जाएगा, तो उसको हम कहेंगे बॉन्डिंग चार्ज। तो जब हम किसी मीडियम में जब रखेंगे तब उस कंडीशन में फोर्स क्या होगा, इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हम देखते हैं क्या होगा। अब यदि मान लिया जाए कि अब अगर इफ चार्जेज आर प्लेस्ड इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम एज लाइक ग्लास, वाटर, etc, किसी में भी रखा जाए, मानी चार्ज को हम ऐसे जगह रखें जहां फ्री स्पेस न हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा, देन एप्सिलॉन नॉट जो होगा वो रिप्लेस्ड हो जाएगा। देन एप्सिलॉन नॉट रिप्लेस्ड बाय एप्सिलॉन, देन एप्सिलॉन नॉट रिप्लेस्ड बाय एप्सिलॉन। अब कहेंगे एप्सिलॉन क्या है, वेयर एप्सिलॉन को हम कहते हैं रिलेटिव एप्सिलॉन को कहते हैं हम परमिटिविटी
ऑफ मटेरियल ऑफ मीडियम या परमिटिविटी ऑफ मटेरियल ऑफ मीडियम या एब्सोलूट परमिटिविटी सॉरी, इसको हम कह सकते हैं कि वेयर एप्सिलॉन इज इक्वल टू एब्सोलूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम कह सकते हैं इसको, मीडियम परमिटिविटी, एब्सोलूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम एप्सिलॉन हो गया। अब हम क्या करेंगे, एप्सिलॉन नॉट को एप्सिलॉन से हम रिप्लेस कर देंगे, तो उस कंडीशन में क्या होगा, एफ इक्वल टू 1/4 पाई, चूंकि अब मीडियम हो गया तो यहाँ पे हम एम लिख देते हैं, एफ एम इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब यह जो फोर्स हुआ यह कहाँ निकल गया, मीडियम में, यानी एफ एम इक्वल टू, इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकेंड ले लें, और पहले जो वैल्यू निकाला इसको फर्स्ट ले लेते हैं, ले लिया जाए, फर्स्ट ही लिख लिया जाए। और जब चार्ज कहां पे था, फ्री स्पेस में था, तो फ्री स्पेस में हम लिख सकते हैं वैक्यूम में था, फ्री स्पेस में था, तो यह बीच का क्या था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, यह हो गया 2। यानी जब मीडियम में था तो 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन को हम कहते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम, और यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट है, इसको कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, या फ्री स्पेस का परमिटिविटी है। अगर हम दोनों को डिवाइड कर दें, दोनों को डिवाइड कर दिया जाए, दोनों को अगर डिवाइड कर दिया जाए तो यहां पे क्या हो जाएगा, एफ वी अपान एफ एम इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर अपान 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। यह क्या हो गया, कैंसिल, बचा क्या यहाँ पे, एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्या बचा, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपान परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यानी इसको हम कह सकते हैं कि एफ भी अपान एफ एम इक्वल टू एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू के। अब यहाँ पे के क्या है, कैपिटल के है, ध्यान दीजिएगा के, वेयर के इक्वल टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, मीडियम पे। अगर मान लिया जाए के क्या है, एयर में है, इन एयर के इक्वल टू 1। अगर मेटल्स है, इन मेटल, यानी फॉर मेटल या इन मेटल कर सकते हैं, फॉर मेटल के इक्वल टू इनफाइनाइट। और यदि मान लिया जाए वाटर में रखा गया है तो के इक्वल टू 81 होती है, यानी के इक्वल टू क्या निकल गया, एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट, या इसको हम लिख सकते हैं, एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट के, या इसी को हम कहते हैं, ध्यान दीजिए कई सारे बुकों में भी दिया है कि एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट के, या इसी को कहते हैं एप्सिलॉन आर, इसी को कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। क्या कहते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब यहाँ पे क्या हो गया, एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट के को ही हम कहते हैं एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी। क्या कहते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी
रिलेटिव परमिटिविटी। अब इसकी वैल्यू हम चाहें तो अगर इसमें हम रखें तो क्या मिलेगा, अब हम लिख सकते हैं इसको F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यही फोर्स होता है टू चार्ज के बीच लगने वाला अगर मीडियम चेंज होता है। अगर एयर में के इक्वल टू 1 हो जाएगा, यदि आपका मेटल से के इक्वल टू इनफाइनाइट हो जाएगा, या फिर अगर मान लीजिए वाटर में रखा जाए तो के इक्वल टू 81 हो जाएगा। ये मीडियम पे डिपेंड करता है, मीडियम जैसे चेंज होगा उसकी वैल्यू, वहाँ पे डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट पता होता है, उसकी वैल्यू यहाँ रखते जाएंगे तो हमें उस मीडियम में चार्ज पर लगने वाला फोर्स क्या है उसकी वैल्यू हमें आसानी से पता चलता जाएगा। तो ये था कूलाम का लॉ, यानी अकॉर्डिंग टू कूलाम्स लॉ द अट्रैक्शन एंड रिपल्सन फोर्स बिटवीन टू स्टेशनरी चार्ज इज व्हाट, क्या है उसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हम कूलाम्स लॉ के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू को हमने फाइंड किया। अब यहाँ पे एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट के को रिलेटिव परमिटिविटी भी कहते हैं, या यहाँ पे के क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। अब इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी है, जैसे एप्सिलॉन नॉट है उसकी वैल्यू क्या होगी, एप्सिलॉन नॉट की यूनिट क्या होती है, एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन फार्मूला क्या होता है। चूंकि ये जो टर्मिनोलॉजी है और जो ये कांस्टेंट इस टाइप के हैं उसके डायमेंशन फार्मूला भी कभी कभार बोर्ड में एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है, कभी कभी नीट के एग्जाम में भी कई बार पूछा हुआ है। एप्सिलॉन नॉट, म्यू नॉट, इस तरह के जितने भी टर्मिनोलॉजी हैं उन सबके आपके फार्मूले याद होना चाहिए, यूनिट्स याद होने चाहिए, डायमेंशन फार्मूला आना चाहिए। तो उसको हम एक बार बताता हूँ। यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट, यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट हम जानते हैं, वी नो दैट F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये फार्मूला आप पढ़े हैं। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1/4 पाई, F यहाँ आ जाएगा, एप्सिलॉन यहाँ आ जाएंगे तो F यहाँ पर आ गया Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब इससे आप आसानी से यूनिट निकाल सकते हैं। अब यूनिट क्या हो जाएगा, इसका होता है कुलाम, इसका भी कुलाम, कुलाम इंटू कुलाम अपॉन एफ का न्यूटन 4 पाई कांस्टेंट है, यूनिट होता नहीं है, इंटू मीटर स्क्वायर, या इसको हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन इक्वल टू कुलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये आपकी यूनिट हो गई किसकी, एप्सिलॉन नॉट की कुलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब इसका डायमेंशनल लिखना चाहे आप, डायमेंशनल फार्मूला, डायमेंशनल फार्मूला, ये तो आपकी क्या हुई यूनिट, आसानी से निकाल लिए। F इक्वल टू फोर्स होता है, इसको यहाँ रिप्लेस करेंगे तो F यहाँ आ जाएगा। अब चार्ज की जो यूनिट होती है कुलाम इंटू कुलाम, कुलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर हो गया। ऐसे डायमेंशन भी निकाल सकते हैं आराम से। डायमेंशन निकालने के लिए बताए भी थे आपको, यदि फार्मूला याद हो, अगर यूनिट फार्मूला या यूनिट दोनों में से अगर कोई भी एक चीज याद है तो आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं। अगर दोनों नहीं याद है तो भी बिगेस्ट प्रॉब्लम, पॉसिबल नहीं है कि आप डायमेंशन फार्मूला लिख सकें। तो यहाँ कुलाम स्क्वायर है, कुलाम हम क्या लिख सकते हैं, AT, कुलाम किसकी यूनिट है, चार्ज की। या चार्ज की डायमेंशन प्रीवियस लेक्चर में बताया क्या होता है, AT। तो यहाँ स्क्वायर है, क्या हो जाएगा, A स्क्वायर T स्क्वायर अपॉन, यह न्यूटन है फोर्स, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, mL T माइनस 2 और ये मीटर है तो हो गया L स्क्वायर। तो इसको हम ले सकते हैं mL क्यूब, ऊपर ले जाएंगे क्या हो गया, m को -1, L स्क्वायर ऊपर ले जाएंगे तो L पे -3, T स्क्वायर है ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा T पावर 4 और आपका A स्क्वायर। यह हो गया आपका डायमेंशन फार्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट। अब इसकी वैल्यू भी निकाल लेते हैं, वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट। वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट निकालने के लिए क्या करेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 10 की पावर 9, या एप्सिलॉन इक्वल टू क्या लिख सकते हैं इसको, 1/4 इंटू 3.14 इंटू 9 इंटू 10 की पावर 9। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो
एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होगी, एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगा 8.85 इंटू 10⁻12। 8.85 इंटू 10⁻12 यूनिट क्या है इसका कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो यह आपका हो गया एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 8.85 इंटू 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो यह कूलम्स लॉ में कुछ टर्मिनोलॉजी था जिसका वैल्यू आपने यहाँ पर आसानी से फाइंड किया। तो यह था कूलम्स लॉ का एक जनरल फॉर्म था। अब इसका जो नेक्स्ट टॉपिक होगा कूलम्स लॉ को हम वेक्टर में यानी वेक्टर फॉर्म में, फिर सुपरपोजिशन ऑफ थ्योरम, और फिर कूलम्स लॉ का और सुपरपोजिशन थ्योरम का मिक्सचर करके लो लेवल से लेकर हाई लेवल तक के न्यूमेरिकल्स बताएंगे, उसका एप्लीकेशन बताएंगे, वो नेक्स्ट लेक्चर में होगा। बाकी अगर इसमें कोई डाउट हो जो न समझ में आया तो आप निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में आके कमेंट करें। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।